गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन पियाजेस थ्योरी, जो कि सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है आप लोगों के लिए। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, या आप लोग कह सकते कि मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्कवरीज की और उसके बाद ये बताया कि जो बच्चे का मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये किस प्रकार से हो सकता है। हिंदी में इसे हम संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, ये इसके कुछ डिफरेंट नेम्स है। और इंग्लिश में अगर हम देखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे जीन पियाजे की थ्योरी के ही डिफरेंट नेम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो जीन पियाजे थे वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जीन पियाजे एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इसका मतलब क्या होता है, जो जीन पियाजे थे वो ये मानते थे कि जो बच्चा है वो क्या है, वो एक सक्रिय निर्माता है ज्ञान का। इनके अनुसार इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं, अर्थ निर्माण करके अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। वो एक्टिव रह के समाज में, सराउंडिंग में अपने जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो बच्चे बने हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये जो गेम्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसको बना रहे हैं और देख रहे हैं कि घर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है, एक्टिविटी करके वो सीखने की कोशिश करते हैं। यही जीन पियाजे ने कहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्टेक्ट, संदर्भ, मतलब कोई चीज़ है उसको या दो चीज़ें उनके संदर्भ में उसे हिलाएगा डुलाएगा और फिर उसे देखेगा कि वो क्या चीज़ है और उसको समझने की कोशिश करता है। एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीन पियाजे का। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता है। वो एक्टिव रह के अपने एनवायरनमेंट में, अपने आस पड़ोस के जो भी एरिया है उसमें रह के सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जो बच्चे हैं वो छोटे मनोवैज्ञानिक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनोवैज्ञानिक है तो वो कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई थ्योरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं। वो छोटी छोटी चीज़ों को हिलाते हैं डुलाते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे हम कोई टॉय या फिर कुछ डॉल वगैरह दे देते हैं तो वो क्या करता है, उसे हिलाएगा डुलाएगा, मुंह में डालेगा, अपने उसको एक्टिविटीज़ करके समझने की कोशिश करता है, उसे देखता है कि वो क्या चीज़ है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस। पियाजे क्या कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया असतत है। आपने पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कैसा है, वैसे तो डेवलपमेंट क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि ये कंटिन्यूसली चलेगी, रुक कर नहीं चलती। लेकिन जीन पियाजे जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये डिसकंटिन्यूअस, ये कैसे कहते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये एक मैंने लगाई है। इसमें क्या है, जीन पियाजे कहेंगे कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है पहले एक स्टेज तक होता है, फिर वो सेकेंड स्टेज का डेवलपमेंट करेगा, फिर उसकी एज जो आगे और होगी फिर वो थर्ड स्टेज का डेवलपमेंट करेगा। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, विकास है, वो ऐसे स्टेयर्स में, सीढ़ी की तरह स्टेजेस में होता है। जबकि यहीं पर अगर हम बात करें वैगोस्की की, अकॉर्डिंग टू वैगोस्की, उनका ये मानना है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस और एक तरफ चलने वाली प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो जीन पियाजे थे वो क्या थे, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा को मानने वाले थे। उनका ये कहना था कि जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है या जो भी कुछ सीखता है वो उसके हेरिडिटी, अनुवांशिक
जेनेटिक्स में जो होता है वो जो होते हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनका मानना था जीन पियाजे का कि जो आनुवांशिक गुण हैं जो हमें अपने माता पिता से या पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलते आए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट। वो क्या है, विकास की प्रक्रिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस। और वाइगॉस्की यहाँ पे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या फिर आप लोग कह सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPCF भी कहते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। P फॉर प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इन सबको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम आते हैं S फॉर सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। इसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 0 to 2 ईयर्स। 0 से जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 2 साल तक इसकी एज होती है। आप जब इस टॉपिक को पढ़ते तो आप एक आइडिया लेने के, आप छोटे बच्चों के जैसे यहाँ पे है 0 से 2 साल बच्चे तक, तो आप उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप माइंड में रख सकते हैं और उनको याद करके आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आप सेंसरी मोटर्स है ना, आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि सेंसेस से काम करेगा। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अपने सेंसेस, जो आप हम लोग जानते हैं कि ईयर, नोज़, टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई, ये सब क्या है, हमारे सेंसेस हैं। इनकी हेल्प से, इनकी मदद से बच्चा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है। बच्चा है अभी आया है न्यू न्यू इस दुनिया में, तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा चीज़ों को। सबसे पहले तो वो देख के समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या है। अगर आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चे को, आप 2 साल से कम एज का बच्चा है, आप उसको एक टॉय दे दो ला के, आपने एक गुड़िया ला के दे दी उसको और वो खेल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको तो नहीं पता है कि खाने की चीज़ है या फिर खेलने की चीज़ है, तो वो ट्राई करेगा। आप वो क्या करेगा, इसको पहले मुंह में भी डालेगा, हिलाएगा भी, तोड़ेगा भी, मुंह में डालेगा, उसे कड़क होगी, मैं दांतों में खा नहीं पाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि ये खाने की चीज़ तो नहीं है। वहीं अगर आप बिस्किट ला के दे दो उसको, आप गुड्डे वाला बिस्किट ला दो और उसे पकड़ा दो, वो थोड़ी देर खेलेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, फिर अगर वो मुंह में भी डालेगा, उसे अच्छा लगा खाने में तो वो खा लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने जो पूरे सेंसेस होते हैं, आँख कान नाक मुंह, आँख कान और टंग, जो स्किन, हमारे ये सेंस होते हैं, इनकी हेल्प से वो एक्टिविटीज़ करता है और ज्ञान को अर्जित करता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो वो करता है वो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो कोई बहुत ही बड़ा, जैसे हम लोग गोल्स लेके चल रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है, वो नहीं। छोटी छोटी चीज़ें, अगर एक रूम है, समझ लो यहाँ पे एक रूम है, उस एक कॉर्नर में उसकी मदर को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, और एक कॉर्नर में बच्चा है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी मदर की तरफ वॉक करेगा, क्रॉल करेगा, वो अपने घुटनों पे चल के अपने मम्मी के पास जाने की कोशिश करेगा। तो यही क्या हो गया, हमारा दिशा निर्देशित व्यवहार। इसी को हम दिशा निर्देशित व्यवहार कहेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में हम क्या कहेंगे, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब होगा, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उसे कोई चॉकलेट दिखाते हो, आपने उसे कोई एक चॉकलेट दिखाई, पहले तो वो देखेगा तो फिर वो कहेगा कि उसे चाहिए चाहिए, लेकिन अगर आप उसे गुम, ऐसे नहीं, हम लोग कहते हैं कि चिड़िया ले गई या कुछ हो गया, कोई चीज़ हमें, जैसे आजकल का एग्जांपल लेते हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, उठा के फेंक देते हैं, उन्हें तो पता नहीं है जो मोबाइल फ़ोन है वो टूट जाएगा, तो आप लोग क्या करते हो कि उसे उठाते हो और छुपा देते हो, कहते हो कौवा ले गया या कोई भी ले गया, तो वो बच्चा जो है वो क्या करता है, भूल जाता है उस चीज़ को, वो सोचता है कि हाँ सच में चली गई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। उसकी मेमोरी से जो होता है ये चीज़ निकल जाती है कि
कोई चीज़ थी यहाँ पे, मम्मा ने हमें दिखाई थी और अब तो है ही नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि बच्चा ऑब्जेक्ट को याद नहीं कर पाता है, वस्तु स्थायित्व नहीं आता है। अगर उसने कोई चीज़ देखी तो वो याद ही नहीं रख पाएगा कि ऐसी चीज़ यहाँ पे कोई थी। लेकिन अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो 2 साल के बच्चे होने लगते हैं या फिर इस स्टेज के जो एंड की तरफ, इस स्टेज के जो हम ख़त्म होने की तरफ 1.5 साल के बच्चे की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो थोड़ा थोड़ा आने लगता है। आने कैसे लगता है, आपने कोई चीज़ दिखाई उसको, आपने छुपाई तो वो जान जाएगा कि मम्मी ने छुपा तो ली लेकिन वो चीज़ यहीं कहीं होगी, उसके दिमाग में वो चीज़ की जो पिक्चर है वो रहेगी, मतलब उसे याद रहेगा कि यहीं कहीं होगी, मम्मी ने छुपा दी है वो तो हमारी वजह से। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व जो सेंसरी मोटर की स्टेज में नहीं होता है स्टार्टिंग में क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन जब एंड में या 1.5 साल का बच्चा होता है तब वो आने लगती है। ये क्वेश्चन बना था सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि डेफर्ड इमिटेशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, विलंबित नकल। इमिटेशन मतलब क्या होता है, बच्चा नकल उतारता है, हम या फिर किसी की नकल उतारते हैं, उसी को हम इमिटेशन कहेंगे। और डेफर्ड मतलब कि वो विलंब में करेगा, ये नहीं कि आप, एक बच्चा खड़ा है, आपने कहा क्लैप क्लैप, आपने उसके सामने क्लैप की और वो भी क्लैप करने लगे, ये डेफर्ड नहीं होगा, ये तो उसने तुरंत किया। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, कोई बच्चा है वो अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स का ले लेते हैं हम, छोटे बच्चों का, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी को, अपने मम्मी के आसपास ज़्यादा रहती हैं, तो वो क्या करेंगी, उनको देखेंगी, मम्मी कोई काम करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करें, मेकअप कर रही है, यहाँ पे मिरर है, मम्मा बैठी हैं ऐसे, बच्चा यहाँ कहीं आसपास खेल रहा है, वो देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, तो बच्चा देखते रहेगा, एक दिन क्या करेगा कि वो मम्मा का जो लिपस्टिक वगैरह रखा है वो भी लगाने की कोशिश करेगा, और उसे कुछ दिन बाद, मतलब तुरंत नहीं, 2-3 दिन हो गए या फिर 4-5 दिन हो गए, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, चुपके से, मम्मी वहाँ पे नहीं है तो जाएगा, लिपस्टिक उठाएगा, लगाने की कोशिश करेगा, तोड़ फोड़ देगा सब कुछ, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता है। तो ये क्या होगा, हमारा डेफर्ड इमिटेशन। ये सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक अवस्था की एक विशेषताएं हैं। ये जो है विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट स्टेज पे। हमने 4 स्टेजेस की बात की थी जिसमें था SPCF। अब हम आ गए हैं पी वाले पे। पी फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होती है, बच्चे की जो एज होती है वो 2 से 7 साल की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हरकतें बच्चे करते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले तो बच्चों में होता है कि एनिमिज्म मतलब सजीववाद। वो क्या सोचते हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर आपने कोई भी चीज़ उसको दी, फॉर एग्जांपल आपने डॉल दी एक बच्चे को, छोटे बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, और जो पूरी जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ वो बच्चे भी उसके साथ करते हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चों के अंदर एनिमिज्म होता है, वो सोचते हैं कि जो ये सारी दुनिया है, इन संसार में जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या हैं, अलाइव हैं, वो सजीव हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर कोई कार है, अगर छोटे बच्चे की कार है, समझ लो वो टेबल से गिर जाती है, तो वो क्या करता है कि उस कार को उठाएगा, उसे साफ करेगा, और वो देखेगा कि चोट तो नहीं लगी, इस तरह की हरकतें वो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सजीववाद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ईगो सेंटरिज्म अहम केंद्रित मतलब हो जाएगा, जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि जो वो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सेंटर में हैं। उनको जो होता है कि नहीं कहते, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग सोचते हैं कि जो उन्हें पसंद है वही उनकी मम्मी को पसंद होगा, जो उनको पसंद है वही उनके पापा को पसंद होगा, उन पे ज़्यादा सेंटर रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार देना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि 2 भाई बहन हैं, एक छोटा है 2 से 7 साल का है, और एक भाई है वो क्या है, बड़ा है थोड़ा सा, 10 साल का समझ लो आप लोग है। तो पापा क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं तो भैया को गले लगाते हैं, तो ये छोटा बच्चा क्या करेगा, ये भी दौड़ के जाएगा पापा के पास, कहेगा कि मुझे भी गले लगाओ, और उनके पास जाके
चिपक जाएगा। तो ये क्या हो गया कि अहम केंद्रित है, आपने उसको प्यार किया तो मुझे भी करो, आपने मुझे ये चीज़ दी तो मुझे चाहिए और आपको भी पसंद होगी। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रित में आ जाएंगी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। इरिवर्सिबल मतलब हिंदी में शायद कहेंगे इसको अपरिवर्तित, इस टाइप से कुछ भी कह सकते हैं, आप लोग देख लेना। मैं समझा देती हूँ कि इरिवर्सिबल थिंकिंग मतलब वो उल्टा नहीं सोच पाएगा। आपने देखा होगा कि जो हम काउंटिंग्स बच्चों को सिखाते हैं वो 1 2 3 इस तरीके से जल्दी सीख लेता है, और जबकि हम यही चीज़ रिवर्स में सिखाने की कोशिश करें तो उसे प्रॉब्लम आती है, वो सीखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यही है कि इस स्टेज में बच्चों में इरिवर्सिबल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होती है। वो मतलब बिल्कुल क्या, आप लोग कह सकते कि चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। इस स्टेज के एंडिंग में तो थोड़ी बहुत नॉलेज आनी ही लगती है। तो उसी तरीके से जो बच्चों की इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती। आप क्या करो, एक बच्चा है, आप उसे ले जाओ कहीं छोड़ दो, थोड़ा एरिया मतलब इधर उधर घुमा घुमा के छोड़ दो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहाँ से आया था, मम्मी के पास कैसे जाऊँ। अगर समझ लो इतना बड़ा रूम है, इतना घर है, रूम क्या घर है, उसमें 9 रूम्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से घुमा घुमा के बस इसी साइड वाले रूम में भी छोड़ दो ना, और फिर चले जाओ, तो बच्चा आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, ये भूल जाएगा रास्ता कि वो कहाँ से आया था और कैसे जाए। तो ये क्या हो गई, बच्चों में इरिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है इस स्टेज पे। सेंट्रेशन लैक ऑफ कंजर्वेशन, सेंट्रेशन लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि बच्चा जो है इस स्टेज में किसी भी चीज़ को देखता है तो उसकी सारे पहलुओं पे, सारे डायमेंशन पे ध्यान नहीं दे पाता है। अगर मैंने एक बच्चे को बॉटल दिखाई, फॉर एग्जांपल पिंक कलर की बॉटल है, मैंने उसको दिखाई, तो वो क्या करेगा, या तो उसने कलर देखा होगा बॉटल का, या तो शेप देखा होगा, बस एक दो चीज़ें ही वो देख पाएगा। कि वो क्या करता है कि एक ही चीज़ पे सेंटर रहता है, सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं देता है कि उसमें कितना पानी आता है या फिर कौन से कलर की है, शेप क्या है, वो सारी चीज़ों को नहीं देख पाएगा। वो सिर्फ एक, अगर उसने बॉटल की शेप पे ध्यान दिया तो वो कलर भूल जाएगा, अगर कलर पे ध्यान दिया है शेप भूल जाएगा, और वो कितनी बड़ी है इस बात का ध्यान नहीं रख पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। अगला पॉइंट है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग और तर्क विहीन सोच। तर्क विहीन सोच का मतलब हो जाएगा कि बच्चे जो है वो लॉजिक नहीं लगाएंगे। ट्रांसडक्टिव मतलब उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होगा। वो क्या, वो लॉजिक क्या, वो चिंतन ही नहीं कर पाते हैं इस स्टेज में। इतने छोटे बच्चे क्या कोई चिंतन कर पाएगा, नहीं ना। मतलब चिंतन मतलब कि वो लॉजिक नहीं निकल पाएगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। पर इसका सबसे ईजी जो एग्जांपल है वो ये है कि बच्चे जो होते हैं इस एज में वो क्या सोचते हैं कि वो चल रहे हैं तो सूरज भी उनके साथ चल रहा है, ये उनका मानना होता है। तो ये क्या होती है कि तर्क विहीन सोच होती है, वो चल रहे हैं, सूरज भी उनके साथ चल रहा है, उनको ऐसा लगता है। उसके बाद है सिंबॉलिक थॉट या फिर सांकेतिक चिंतन करना। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2 to 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल, प्री नर्सरी आप लोग जानते होंगे, वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं कि वो सिंबल से थॉट बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि वो बुक्स आती हैं बच्चों की बहुत कलरफुल, उसमें क्या होता है कि ए फॉर एप्पल है तो एप्पल की भी ड्राइंग है। तो बच्चे क्या करते हैं, अगली बार जब वो एप्पल देखेंगे रियलिटी में भी तो वो ये जान जाएंगे कि ये तो एप्पल है, हमने पढ़ा था, जो कि ए फॉर होता है। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हो गई इस स्टेज की, जो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज हमारी सी वाली थी, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर मूर्त संक्रियात्मक। इसकी जो एज है वो है 7 से 11 ईयर्स तक। आप इस स्टेज के नाम से ही समझ सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक, इसमें अब बच्चा क्या करेगा कि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर रहा है, वो तर्क करने लगता है, वो चिंतन, उसकी जो चिंतन क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। सेकंड पॉइंट है
रिवर्सिबल थिंकिंग। आपने देखा होगा कि प्राइमरी क्लासेस में हम लोग जो काउंटिंग है आगे से पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बच्चों को कि रिवर्स काउंटिंग भी सिखाने लगते हैं। तो वो क्या करेगा, अब इस एज में वो इस चीज़ को एक्वायर करने लगेगा, समझने लगेगा। अगर आप कहीं जा रहे हो उसे लेकर, तो वो थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से इतना स्मार्ट बन जाएगा कि रिवर्सिबल थिंकिंग करने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देगा, समझने लगेगा। इरिवर्सिबल थिंकिंग लेकिन इस स्टेज में आ जाती है। और जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो ये है कि डिसेंटरेशन कंजर्वेशन अचीव्ड। इससे पहले वाली स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटरेशन है वो सेंटरेशन था और कंजर्वेशन का लैक था। मतलब अब जो बच्चा है, अगर आप उसे एक बॉटल दिखा रहे हो ऐसे, तो वो क्या करेगा, दो तीन जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करने लगेगा। या तो वो कलर भी देखेगा, शेप भी देखेगा, उसमें पानी कितना आता है वो भी देख, मतलब धीरे धीरे जो उसका डिसेंटरेशन है वो होने लगता है यहाँ पर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना। बच्चा क्या करेगा, वर्गीकृत करना स्टार्ट करने लगेगा। कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शेप्स हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो अगर टीचर उसे पूछे कि इसमें से रेड कलर वाले या फिर पर्पल कलर वाले, आप क्या करो, पर्पल कलर वाले जो शेप्स हैं उनको एक जगह कर दो और जो बाकी के शेप्स हैं उनको अलग कर दो। तो बच्चा ये समझने लगेगा इस तरीके से। तो बच्चा क्या करेगा, ये समझने लगता है कि ये दोनों तो पर्पल कलर के शेप्स हैं, ये ग्रीन कलर का है, इसको अलग रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर आने लगता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं जो कि है सीरिएशन। सीरिएशन स्टेज मतलब कि आरोही अवरोही क्रम में रखना। नेक्स्ट स्टेज है सीरिएशन स्टेज, आरोही अवरोही क्रम में लगाना। अब बच्चा क्या है कि उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि वो चीज़ों को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा रखना सीख जाता है। यहाँ पे इस एज में क्या होता है, जो बच्चे हैं वो चीज़ों को आरोही अवरोही जो क्रम, आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वो करना सीख जाता है। समझ लो हमने क्या किया कि बॉल्स रखी हैं, एक इतनी बड़ी बॉल है, एक इतनी बड़ी बॉल है और इससे बड़ी बॉल है। हमने उसको कहा कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो वो क्या करेगा, रख लेगा। वो कैपेबल हो गया है इस चीज़ को करने में इस एज में। लास्ट हमारी जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 वर्ष या फिर उससे ऊपर की, वैसे तो 11 से 14 वर्ष को कहते हैं, लेकिन आप 11 से ऊपर के आप कह सकते हो, 11 टू अबव। इसमें 2 पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट करने लगता है। मतलब आप लोग 7 से 11 ईयर्स के हो गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स और साइंस, यहाँ पे जो होता है ये बड़े बच्चों पे ज़्यादा इम्प्लाई होता है। 11 ईयर्स एंड अबव है तो वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज़ है नहीं उसके सामने उसके बारे में भी सोचने लगता है और अपना चिंतन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क। इसका मतलब क्या होगा, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब वो परिकल्पनाओं में परिकल्पनात्मक चिंतन और जो निगनात्मक तर्क है वो करने लगता है। ये ज़्यादातर साइंस और मैथ्स में यूज़ होता है। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग लेते हैं ना, माना एक्स, लेट इट बी एक्स, ये वाला जो होता है ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाता है। साइंस वगैरह में ये टॉपिक, ये वाला रीजनिंग जो हमारा तर्क है ये हम बच्चे करने लगते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाद अपने चारों स्टेजेस हमने पढ़ ली। हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जीन पियाजे से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट मतलब संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, मैंने आपको बताया पियाजे हो गए, वाइगॉस्की हो गए, ये लोग क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं। ठीक है, जो ये मानते हैं कि जो बच्चा है ज्ञान का निर्माण खुद करता है सक्रिय रह के अपने अराउंडिंग में या सराउंडिंग में। ठीक है, आस
पड़ोस के माहौल में रहकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है, नॉलेज सब्जेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है कि वो खुद सीख रहा है, मतलब जैसा, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जो अगर वो सराउंडिंग में सीख रहा है तो बच्चे की जो नॉलेज है वो उसके ऊपर होगी, मतलब व्यक्ति परक होगी, वो कैसे सीख रहा है। ठीक है, कोई बच्चा है जल्दी भी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे सीखता है। तो ज्ञान क्या है, वो व्यक्ति परक है। ठीक है। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ये तो संरचनावादी यही मानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो ज्ञान का निर्माण अपने समाज, संस्कृति या फिर आसपास के माहौल में करता है, ये बिल्कुल सही है। लर्नर नीड टू एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगम अगर बाहरी रूप से होगा, बाहरी रूप से प्रेरित किया जाएगा तो वो थोड़ी देर के लिए ही चलेगा, वो जीवन भर नहीं चल सकता या फिर बहुत देर के लिए नहीं चलेगा। इसके लिए आपको इंटरनली मोटिवेट होना होता है या फिर आंतरिक रूप से आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत है। ज्ञान बहुलवादी व बहुविधीय, ये बिल्कुल सही है। नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, ज्ञान जो है वो नॉलेज है वो मल्टीपल है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही लाइन में या एक ही जगह से सीख रहे हो, आप बहुत जगह से सीखते हो, बहुत लोगों से सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो इसमें ये भी सही हो जाएगा। तो हमसे पूछा था वुड नॉट, जो सही नहीं है, तो सही नहीं वाला हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। इसमें हमारा जो सही नहीं वाला है वो है थर्ड ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, हमने अभी जो 4 स्टेजेस पढ़ी, जो 4 स्तर पढ़े पियाजे के, इसके बारे में कह रहा है कि क्या सही है। वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर इन द वर्ल्ड, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, बिल्कुल भी नहीं। व्यापक रूप से भिन्न क्यों होगी, यहाँ पे पियाजे ने तो एक्सपेरिमेंट करके सारी दुनिया के बच्चों के लिए या फिर सभी, मतलब उन्होंने सभी बच्चों के लिए बताया ना, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ रशिया के या फिर स्विट्ज़रलैंड के या एक ही कंट्री के बच्चों के बारे में बताया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड, ये भी नहीं होगा। मिनिएचर अडल्ट माइंड मतलब वो क्या कह रहा है कि उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, अभी पढ़ी थ्योरी, उन्होंने एक भी जगह ये नहीं कहा कि बच्चों का मन जो है वो वयस्क का लघु मन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। हाँ, ये बात तो कही है पियाजे ने कि जो बच्चों का जो विकास है वो जेनेटिक कोड्स पर या फिर आनुवांशिक जो वो सूत्र होते हैं उन पर निर्भर करती है। लेकिन हम आखिरी वाला पॉइंट देखते हैं, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व करती है। ये यहाँ पे ज़्यादा सही बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे से बेस्ट ऑप्शन चुना है। ये भी सही है लेकिन ये इतना सही नहीं, उन्होंने खाली इस बारे में तो कहा नहीं है, उनकी जो थ्योरी है वो कैसी है, उन्होंने पूरे जो विश्व के बच्चे हैं उनके सबके लिए ये बात कही है। ठीक है, कि जो डेवलपमेंट पैटर्न कैसा है, यूनिवर्सल है, विश्व में किसी के कहीं भी बच्चा हो उसका जो विकास होगा वो इसी प्रकार से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें उन्होंने पूछा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की सीमा क्या है। ठीक है, इट ओवर एम्फाइजेज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज की उन्होंने बात की है लेकिन उन्होंने इतना जोर नहीं दिया हुआ है उस पर, तो ये गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं, उन्होंने अत्यधिक बल नहीं दिया है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, ऐसा नहीं है, उन्होंने इस बात का ध्यान दिया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉलेज इज सब्जेक्टिव, व्यक्ति परक है, तो वो यही बात है कि जो बच्चा है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उन्होंने
ध्यान दिया है। It does not account for the role of biological factor in the cognitive development। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते। ऐसा नहीं है जीन पियाजे हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमारे हेरिडिटी और जीन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज के कारकों को प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। ये पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट वाइगॉस्की की थ्योरी का है। वाइगॉस्की ने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया कि जो सोशल और कल्चरल जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई हैं कि हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, जीन पियाजे ने ध्यान तो दिया है लेकिन उतना नहीं दिया इस पॉइंट पे कि जो हमारे डेवलपमेंट है उसमें सोशल और कल्चरल को। तो ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वाइगॉस्की और जीन पियाजे की थ्योरी में एक मेन डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे 4 स्टेजेस दी हुई हैं। सेंसरी मोटर पीरियड हमने पढ़ा है कि सेंसरी मोटर में कौन सी, मैंने आपको बातें बताई थी कि पहला तो बच्चा सेंसिस से सीखता है, दूसरा वो गोल डायरेक्टेड दिशा निर्देशित व्यवहार करता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो नहीं होता है स्टार्टिंग में, फिर आने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अचीवमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, ये तो गलत हो गया। संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल, ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगनात्मक तर्क, ये तो मैंने आपको आखिरी वाले में बताया था, ये किसका है, 4th स्टेज का है, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक का। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, मूर्त जो समस्याएं हैं उनके बारे में तर्क करने लगता है, समझने लगता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबिलिटी टू इंगेज इन डेफर्ड इमिटेशन। यहाँ पे आप पढ़ लो, एबिलिटी टू इंगेज इन डेफर्ड इमिटेशन एंड मेक बिलीव play in Piaget's theory mark the transition from sensory motor approach to the world to a cognitive based approach on। हिंदी में देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो डेफर्ड इमिटेशन, ये यहाँ पे आप वर्ड याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आते हैं। स्थगित अनुकरण या फिर नाटकीय खेल, ये क्या हमने पढ़ा था कि ये बच्चा कब करता है, 1st स्टेज में करता है, जो हमने सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक वाली स्टेज थी। संवेदी गामक से वो कहाँ जा रहा है, 2nd स्टेज में प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि मेंटल रिप्रेजेंटेशन हुआ, रिफ्लेक्स स्कीमास हुए, कंडीशनिंग या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। मानसिक प्रतिनिधित्व, हाँ ये होगा, क्योंकि ये मानसिक का प्रतिनिधित्व तो ये है कि वो इमिटेशन कर रहा है, नकल कर रहा है, ये अपने दिमाग में रखेगा। मानसिक प्रतिनिधित्व कैसे होगा, क्योंकि वो दिमाग में चीज़ों को रखेगा, फिर 2-3-4 बाद वो उस चीज़ को नकल करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स स्कीम, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, आप लोग जैसे देखते हो कि अगर आप आग के पास हाथ ले जाते हो, आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है, तो ये क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया। ये तो है नहीं, अनैच्छिक तो है नहीं, अगर वो नकल उतारा है तो अनैच्छिक थोड़ी ना होगी। कंडीशनिंग जैसा कुछ होता नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व तो आप किसी चीज़ को याद करते हो तो वो है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये आपकी आज की लास्ट स्लाइड थी।
अगर आपको ये समझ में आया हो तो थैंक यू, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी क्वेश्चन वाली सीरीज़ लेके आऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको न्यू वीडियो बना दूँगी बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट में।